स्वागत है सभी बच्चों का। और आज की क्लास पोएट्री से रिलेटेड है। पोएट्री से रिलेटेड मीन्स कि हम पोएट्री में जो कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो स्टैंजा से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन वो पूछता है, पर ये दो क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि वो आ जाते हैं फ्रेजेस। कुछ पोएट्री में फ्रेजेस होते हैं स्टैंजा में, तो वो उनका मतलब पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज। तो फ्रेजेस का जो सेंस निकालना होता है वो पोएट्री के सेंस के अनुसार पे निकालना होता है कि वहाँ पर उसका क्या मतलब है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरा पोएटिक डिवाइस पूछता है। पोएटिक डिवाइस का मतलब जब भी वो पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस और यह लिटरेरी डिवाइस जब पूछता है तो आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ पोएट्री का कि ये 3 क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैंजा दिया होता है और 3 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलता है, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान ली एक क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया, स्टैंजा के सेंस में ढूंढ लिया कि इसका ये मतलब है, लेकिन इसके बाद अगर वो फ्रेज पूछ देता है या एक्सप्लेन द लाइन पूछ देता है या एक्सप्लेन द फ्रेज पूछ देता है, तो ये फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है मैटर, ठीक। वैसे तो मैं 2 पोएम पढ़ा चुका हूँ और पोएम को कैसे सॉल्व करना होता है ये भी इसके वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि आपकी लिस्ट है, प्लेलिस्ट इंटरमीडिएट बोर्ड प्रिपरेशन में, उसमें ये पड़ा हुआ है। लेटर पड़ा हुआ है, अनसीन पैराग्राफ पड़ा हुआ है, ये सब पढ़े हुए हैं और 2 स्टैंजाज भी पढ़े हैं जैसे मैंने सॉल्व किया है। लेकिन बात आ जाती है कि लिटरेरी डिवाइस और जो पोएटिक फ्रेजेस होते हैं इनको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ अनसॉल्व्ड से क्वेश्चंस लिए हैं जो अनसॉल्व्ड में पोएट्री। और देखिए ये तो पक्का नहीं है कि जो आपने एक्सेलेंट में या अन्य किसी बुक में पढ़ रखे हैं वही आएंगे, क्योंकि एक स्टैंजा में डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस और डिफरेंट टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीचेस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिर भी मैंने अपने हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हैं जहाँ पर आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर देख लेंगे एक तो सॉल्व करने का तरीका ही मिल जाएगा। तो देखिए पहली पोएम का यहाँ पर है, लिखा हुआ है, पोएम नंबर 1 से लिया है। पोएम नंबर 1 सभी जानते हैं, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोएम है उसमें एक जगह आता है, लुक्ड आउट एट young trees ऐसे करके है ये स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मान लीजिए आपका ये फ्रेज लिया गया और इस फ्रेज में पूछ दिया कि इसमें लिटरेरी डिवाइस बताओ। लिटरेरी डिवाइस, ठीक, ये पूछ रहा है। तो लिटरेरी डिवाइस जब उसने पूछा तो यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच देना है। अब देखिए ये आपके लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए समझने के लिए बहुत आसान है, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो और अन्य बच्चे हैं जिन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े या फिर ऐसे फ्रेजेस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आएगी। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग से आपको पता चल गया होगा कि ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना। ऐसे ये पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि जब हम किसी नॉन लिविंग मैटर्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को जब हम मान लेते हैं कि वो सजीव है, मतलब वो लिविंग है, तो देखिए स्प्रिंट माने क्या होता है, स्प्रिंटिंग की मीनिंग आनी चाहिए। स्प्रिंट माने होता है दौड़ना या भागना होता है स्प्रिंट माने। तो जिस समय पोएटेस जो थी माई मदर एट 66 में, उसकी माँ को लेकर, वो अपनी माँ को लेकर के कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। तो वहाँ पर क्या है कि जिस समय वो कार के अंदर होती है, अपनी गाड़ी के अंदर होती है,
तो खिड़की से जब बाहर देखती तो जो बाहर छोटे छोटे पेड़ होते हैं ये दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली वो दौड़ नहीं रहे होते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिफिक होता है कि जब आप गाड़ी के अंदर होते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर जो भी सीन्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो ऐसा लगता है वो हम आगे जा रहे हैं और ये पीछे भाग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दौड़ते नहीं, लेकिन उनके लिए दौड़ने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पर्सोनिफाइड किया गया है, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। और अगर इसको बोलता है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, सपोज ये फिगर ऑफ स्पीच ना पूछे, वो कह दे कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, केवल इतना, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको लिखना है कि द यंग ट्रीज seemed running outside of the car। कार के बाहर जो छोटे छोटे पेड़ थे वो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। सीम्ड रनिंग, आपको ये नहीं लिखना कि वर रनिंग, दौड़ रहे थे नहीं करना है, वास्तव में वो दौड़ नहीं रहे थे, दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। तो लुक्ड रनिंग कर सकते हो, सीम्ड रनिंग कर सकते हो, बस आपको इतना देना है तो जिसने क्वेश्चन दिया होगा उसकी समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर आपको इसको समझना है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, इसका क्या मतलब है? आपने एक पोएम पढ़ी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स, सेकंड पोएम है ये। तो इसमें क्या है कि स्लम एरिया में जो प्राथमिक स्कूल की कक्षा है उसका वर्णन वहाँ पर किया गया है स्टीफन स्पेंडर द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या उसमें डिस्क्रिप्शन आया है। एक टैरोलीज वैली होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल वैली होती है, वहीं पर एक स्कूल होता है, उसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ही मतलब जो एक एबंडेंट एरियाज होते हैं एक तरह से, जो कि गवर्नमेंट या जो भी मतलब अथॉरिटीज़ होती हैं वो उनसे मतलब उनकी कोई देखभाल नहीं करते हैं। तो वहाँ के बच्चे बहुत ही दुबले पतले, असुरक्षित और बीमार से बच्चे वहाँ। और वहाँ जो शहर है वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े गुंबद हैं, वो पूरे शहर से ऊपर उठती हुई, ऐसा लगता है राइड माने सवार होना होता है, कि जैसे मान ले वहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े, यहाँ सिविलाइज्ड का मतलब सिव सब है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया ग्रांड, ग्रांड डोम माने बिल्डिंग्स, और राइडिंग ऑल सिटीज माने समस्त नगर में जो है उनसे ऊपर उठी हुई होती हैं, वो दूर से दिखाई देती हैं। तो यहाँ राइड का मतलब सवारी करना होता है, जैसे कि शहर के ऊपर वो सवार है, ऊपर जैसे नहीं कोई घोड़े के ऊपर बैठ जाता है तो ऊंचा वो दिखता है, घोड़ा नीचे हो जाता है। तो ऐसे करके शहर से ये ऊपर थी, तो ये बिल्डिंग्स बड़े बड़े डोम बने हुए थे, गुम्बद बने हुए थे, वो क्या था कि वो पूरे शहर से ऊंचे उठे हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि यहाँ राइडिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन ही है। जब आपसे पूछेगा कि इसका लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब लिटरेरी डिवाइस पूछेगा तो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन ही बताना है, क्योंकि राइडिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप ये समझ जाइए कि राइड माने सवार होना होता है, और सवारी करना व्यक्तियों या पुरुषों का या लिविंग मैटर्स का काम होता है। तो यहाँ पर सिविलाइज्ड डोम मतलब सभ्य गुंबद नहीं है, बल्कि शानदार इमारतें हैं जो कि जिनकी शान है, एक स्टेटस है। तो वो जो है पूरे नगर पर सवार है, अर्थात कि वो पर ऊंची दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस आपको पर्सोनिफिकेशन है, और ये सेकेंड पोएम का फ्रेज है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसी पोएम का, यानी पोएम नंबर 2 का ही है। लिखा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू
एंडलेस नाइट। यहाँ पर देखिए उनकी जो फॉगी मॉर्निंग है, ठीक, और एंडलेस नाइट का मतलब होता है कि जैसे उनके जीवन में एक नीरसता सी और एक धूमिलपन छा गया है, मतलब एक कोहरा सा छा गया है। अर्थात उनके जीवन में कोई चमक नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, जैसे ना किसी के जीवन अंधकार में डूब गया हो, ऐसा है उन्हीं बच्चों का जो स्लम एरियाज वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट कभी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फ्रेज। अगर यहाँ पर पूछता है कि एक्सप्लेन द फ्रेज, ऐसे करके पूछता है कि इसमें आप इस फ्रेज को क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे फ्रॉम फॉगी मॉर्निंग टिल लेट नाइट the children of the slum area make fruitless attempts to lead their life. They are hopeful, being hopeless. फिर आगे लिख सकते हो their life भी लिख सकते हो, their lives भी लिख सकते हो। their lives are full of misery, hopelessness and सफरिंग। समझ जाइए जरा, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब एंडलेस नाइट का मतलब ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब उनके जीवन में इस प्रकार का अंधकार छाया है कि वो पूरी तरह से ये प्रतीत होता है कि इनके जीवन से ये अंधकार जाएगा नहीं। और मॉर्निंग कैसी है, फॉगी, धुंध वाली, यानी न सुबह क्लियर है न शाम क्लियर है, मतलब 24 आवर्स उनका जीवन अंधकार में डूबा है। इसी चीज को एक्सप्लेन करना है फ्रॉम फॉगी मॉर्निंग टिल लेट नाइट, अर्थात कोहरे वाली या धुंध वाली सुबह से लेकर देर रात तक द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एरिया मेक फ्रूटलेस अटेम्प्ट्स टू लीड देयर लाइफ। अर्थात जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो अपना जीवन जीने के लिए एक निरर्थक प्रयास करते हैं, असफल प्रयास करते हैं, फल रहित कोशिश करते हैं। मतलब फल रहित कोशिश करने का मतलब उनकी स्कूलों में क्लासेस में पढ़ते हैं, जबकि मालूम है या ऐसा लगता है कि उनकी शिक्षा बिल्कुल अंधकार में है, वहां कुछ नहीं होने वाला, उनके जीवन में कोई चमक नहीं आएगी। इसलिए मेक फ्रूटलेस अटेम्प्ट टू लीड देयर लाइफ, एक असफल प्रयास कर रहे हैं। दे आर होपफुल बीइंग होपलेस, अर्थात निराश होकर के भी वह आशावान है, अर्थात उनके जीवन में निराशा ही निराशा है, फिर भी वो आशान्वित है कि शायद हम कुछ सीख जाएंगे, शायद हमको यहाँ से कुछ मिल जाएगा, शायद हमें आगे चल करके जीवन संवारने का मौका मिलेगा, शायद पढ़ लिख करके हम कुछ बन जाएंगे। बट कुछ नहीं होना, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, वो बीमार हैं, वो भूखे हैं, वो नंगे बदन हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो जब ध्यान नहीं है, उनके उद्धार के लिए कोई सोचता नहीं है, तो जीवन उनका अंधकार में है। देयर लिव्स आर फुल ऑफ माइजरी, उनका जीवन दयनीयता यानी पीड़ा से, हॉपलेसनेस निराशा से, और सफरिंग माने कष्ट से भरे हुए हैं। उनके जीवन ऐसे हैं। तो देखिए फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का काफ़ी गहरा अर्थ है, और इसको एक काम करें कि नोटबुक में
अगर आज इसको लिखते भी जाएं तो ये बाद में आप पढ़ भी सकते हो, और अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, जब आप भूलें तो वीडियो फिर ओपन करें, फिर देखें, फिर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अर्थात धुंध से लेकर के अनंत रात तक। एंडलेस नाइट का मतलब अनंत रात, और अनंत रात का मतलब है जैसे ना किसी की इतनी बड़ी रात हो कि उसका अंत ही ना हो, अर्थात उनके जीवन में ऐसा अंधकार हो गया है कि शायद वो समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब है, पोएट्री का मैटर वैसे भी टफ होता है, कठिन होता है, क्योंकि उसका सेंस बहुत डीप होता है। फिलहाल अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये आपका पोएम नंबर 4 से रहेगा। 4 से मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी में एक फ्रेज आया है, ए बावर क्वाइट फॉर ये ए बावर क्वाइट फॉर अस। अब बावर क्वाइट फॉर अस का मतलब होता है हमारे लिए एक संत शांति कुंज बना देता है। जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो हमें क्या प्रदान करती हैं? एक सुखमय, एक शांति प्रदान करती हैं। जैसे पेड़ों की घनी छाया में आप जाओ तो शीतलता मिलती है, एक ठंडक मिलती है, एक सुख की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार से जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमको किसी न किसी प्रकार से एक शांति में सुख प्रदान करती हैं, एक शीतलता प्रदान करने वाला सुख प्रदान करती हैं। तो अब बावर क्वाइट फॉर अस का मतलब यही है, कामनेस ऑफ बावर। और इसका मतलब होता है सुख प्रदान करने वाला या करने वाली छाया, और या फिर शांति कुंज। बावर माने कुंज होता है, काम माने शांति होती, कामनेस वही हो गया बावर ऑफ क्वाइट। अगर अब ऐसे एक्सप्लेन करना इसको तो ये आपका एक्सप्लेन हो गया। ये अगर और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो लिख देंगे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गिव अस या फिर प्रोवाइड अस विद द calmness of बावर। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गिव अस द कामनेस ऑफ बावर, या फिर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड अस विद द कामनेस ऑफ बावर। जब प्रोवाइड आएगा तो विद लगता है उसके साथ में, और ये अस यहाँ जैसे लेगा वैसे यहाँ लगा, तो या तो ये ले लीजिए तो सीधे यहाँ से लिखेंगे, अगर प्रोवाइड ले लेंगे तो फिर विद सहित पूरा मिला के लिखेंगे। दूसरा तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, चाहे ऐसा कर दीजिए चाहे इतना कर दीजिए। इसके बाद इसका लिटरेरी डिवाइस क्या है? लिटरेरी डिवाइस आपका है इसमें मेटाफोर। इसमें लिटरेरी डिवाइस आपका मेटाफोर है, अर्थात इसमें रूपक है। रूपक ये है कि मतलब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को ही शांति कुंज मान लिया गया है। तो जब कोई चीज़ किसी रूप में देखी जाती है तो वो रूपक हो जाता है और ये मेटाफोर हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका लिटरेरी डिवाइस भी है, यानी जिसको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है जो काव्यात्मक जो एक गुण होता है उसका, काव्यात्मक जो उसकी युक्ति होती है, एक प्रभाव होता है, एक पोएटिक इफेक्ट होता है, उसको पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। जैसे आ जाता है आपका द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स।
ग्रांड्यूर ऑफ द डूम्स, यहाँ पर देखिए इसको फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा द ग्रांड्यूर ऑफ द डूम्स ऑफ द डूम्स हियर refers to those glories and magnificence that the dead are entitled to। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, फ्रेज का ये मतलब है। देखो एक बात समझ लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन ही, जैसे मान लीजिए लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस पूछता है तो उसमें काफ़ी हद तक गैस लग जाता है। और मान लीजिए ये 2 नंबर का आता है, अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए या पोएटिक डिवाइस नहीं बता पाए तो प्रॉब्लम है। और 3 क्वेश्चन में ये मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है पर 2 टफ हो सकते हैं। टफ इसी मैटर पे हो सकते हैं कि अगर एक्सप्लेनेशन पूछ दिया किसी फ्रेज का, और या फिर लिटरेरी डिवाइस पूछ दिया। और समझ लीजिए बोर्ड में एक एक अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ऐसे में कुछ मतलब डिस्टर्ब हो गया मामला, या आप नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए, तो सीधे 2 या फिर 4 नंबर जाने का खतरा है। और अगर क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर किए मिला या नहीं कर पाए तो 6 के 6 पूरे चलेगा, और ये बहुत होता है। ये समझ लीजिए, मतलब जिन्होंने अपना एक टारगेट बना रखा है, एक ये बना रखा है कि हमको ऐसे करके ऐसे परीक्षा देनी है और ऐसे अंक प्राप्त करने, उनके लिए प्रॉब्लम हुई। तो ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब विनाश होता है। विनाश के समय की शान क्या है? तो देखिए द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स हियर रिफर्स टू दोज, यानी विनाश काल की जब कोई संकट आया, संकट के समय पर जो शान यहाँ बात की जा रही है, हियर रिफर्स टू, ये फ्रेज आपका यहाँ पर क्या करता है, ये उन लोगों को रिफर करता है, रिफर्स टू दोज ग्लोरीज, यानी जिनकी शोभा, एंड मैग्निफिकेंस माने शान, दैट द डेड आर इंटाइटल्ड टू, जो कि मरे हुए लोगों से संबंधित है या मृत व्यक्तियों को मतलब टाइटल एक दिया गया था। तो यहाँ ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, यानी डूम्स का मतलब वैसे संकट होता है या विनाश भी होता है। और उस समय जब मतलब कोई भी ऐसा संकट या इस तरह की बात कभी आई कोई चीज़, और उस समय जो एक शान बनकर कायम रहे। जैसे मान लीजिए हम लोगों की जो पुराने लोग हैं, द पीपल ऑफ द पास्ट, उनकी शान क्या है, उनकी शोभा क्या है। जब भी कभी कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है या हम निराश होते हैं या दुखी होते हैं या मतलब बिल्कुल आपत्ति काल में होते हैं, तो कभी ना कभी हम उनकी पुस्तकों को उठाते हैं और उनसे कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, या फिर दुखी होने पर उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उनसे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर अपने मन को शांत करते हैं। तो ये उनकी मतलब ऐसे समय में भी उन पुस्तकों का, जिन लोगों ने जो मर चुके वो जो लिख गए हैं, उनकी शान कायम रहती है, अर्थात वो कुछ न कुछ हमें रास्ता जरूर प्रदान करती हैं। तो विनाश काल की भी एक शान होती है, और वही ये ग्लोरी और मैग्निफिकेंस जो उनकी शान है, ये मृत व्यक्तियों को टाइटल दिया गया या इनटाइटल किया गया। ये मतलब उन मृत लोगों का श्रेय जाता है इस बात के लिए, इस बात के लिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये इन लोगों का श्रेय है। इनटाइटल, इनटाइटल माने शीर्षक देना, श्रेय देना, उनका प्रभाव देना। तो ये इस तरह से आपका काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर लिख लेंगे और याद रखेंगे तो फिर आप इसको कर पाएंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हो, द डेड आर इंटाइटल्ड टू ग्लोरीज एंड मैग्निफिकेंस ऑफ द डूम्स या ऑफ द पास्ट, फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। द पीपुल ऑफ द पास्ट आर इंटाइटल्ड टू ग्लोरीज एंड मैग्निफिकेंस ऑफ हैजार्डस
या फिर ऑफ द डूम्स। मतलब ऐसे करके आपको ये किसी न किसी तरह से एडजस्ट करना, जैसा आपको समझ में आए और जैसी आपकी सुविधा हो वैसा इसको कवर करना है। चूँकि पोएटिक इफेक्ट है इसमें, और जो एक मतलब एक लिटरल सेंस है उसको ओपन करने में कठिनाई तो महसूस होगी, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ये मैंने बता दिया है, इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए, एक है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर जितने 30% लेस किए गया है सिलेबस, उसमें जो रोड साइड स्टैंड नहीं है वो पोएम नहीं लूँगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं। आपको उन्हीं पोएम से लिया है मैंने जो पूछे जा सकते हैं। तो आंट जेनिफर टाइगर्स में आता है, वर्ड आते हैं डेनिजन्स, और आ गया चिवैलरिक। अर्थात ये है क्या, ये मतलब जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं, जो चीते हैं, चीतों के ये क्वालिटी बताई गई है डेनिजन्स। तो मतलब वन के निवासी जो होते हैं, ठीक है ना, मतलब ये होता है कि रेजिडेंट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के निवासी, हैबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट, ऑक्यूपायर ऑफ द फॉरेस्ट। तो जब वो पूछेगा कि डेनिजन से आपका क्या मतलब है, देखिए एक आध ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पूछता है और वहाँ पर हमको समझना पड़ता है कि इसका क्या है। बच्चों से पूछने का पर्पज है, तो क्या डेनिजन्स जानता है, क्या उसने पोएम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो डेनिजन मीन्स क्या होगा, यहाँ पर मीनिंग आपको देनी है, यहाँ पर मीनिंग देना आपको, तो लिख देना रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स लिख दिया या हैबिटेंट लिख दिया, हैबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑफ द फॉरेस्ट। शिवैलिक का क्या मतलब होता है, शिवैलिक का मतलब होता है माइटी, माइटी या सिविलाइज्ड भी कह देते हैं, जो बहुत ही शिष्ट। और वैसे शिवैलिक का मतलब होता है पराक्रमी, यानी जिसको सूरवीर कहते हैं, तो आप माइटी लिख सकते हो। बाकी पोएम में इसका अर्थ सिविलाइज्ड भी है, तो सिविलाइज्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। फिर लिखा हुआ इन्हीं के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स का मतलब है यहाँ पर कि हियर टाइगर्स आर कंपेयर्ड विद ब्राइट टोपाज। हियर टाइगर्स आर compared with bright topaz because of their elegant कलर। इसका एक्सप्लेनेशन है ये, अगर ये फ्रेज के रूप में ले लेता है, फ्रेज के रूप में, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। डबल डबल है यहाँ पे। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स मीन्स क्या है, हियर टाइगर्स आर कंपेयर्ड विद ब्राइट टोपाज बिकॉज, ब्राइट टोपाज का मतलब क्या होता है, चमकीला पुखराज, एक ऐसा रत्न कीमती जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। तो जो टाइगर्स हैं जिनकी पीली और काली धारियों वाले हैं, वो बहुत ही चमकीले हैं, तो ब्राइट टोपाज की संज्ञा इसीलिए दी गई है, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज यहाँ पर कंपेयर किया गया चीतों को ब्राइट टोपाज से बिकॉज ऑफ देयर एलिगेंट कलर। एलिगेंट माने होता है सुंदर या सजीला, अर्थात जो उनका सुंदर रंग है, यानी जो सजीला रंग है, यानी जो पीली और काली पट्टियां हैं उनके शरीर पर, वो एकदम चमकदार है, बिल्कुल दूर से स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो उनका सुंदर और सजीला कलर है, उसी के कारण उनको ब्राइट टोपस से उनको कंपेयर किया गया। तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगर इसमें पूछता है कि इसमें पोएटिक इफेक्ट क्या है, तो पोएटिक इफेक्ट इसमें मेटाफोर है, मेटाफोर।
मेटाफोर का यूज तब होता है जब उपमा तो की गई हो लेकिन उपमा किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग ना हो, एज, लाइक एंड सो। वैसे यहाँ पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाइगर्स आर एज ब्राइट एज टोपाज, तो वहाँ पर आपकी सिमिली हो जाएगी। लेकिन चूंकि उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, सीधे उन्हीं को ब्राइट टोपाज लिख दिया गया है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, तो फिर यहाँ पर आपका पोएटिक इफेक्ट क्या रहेगा, मेटाफोर रहेगा। ये आपका लिटरेरी डिवाइस है। इसके बाद देखिए आगे, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं पोएट्री से रिलेटेड कि इन्हीं में से कोई कहीं आ ना जाए। अब मुझे तो बिल्कुल, मैंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। जैसे लिखा है द मैसिव एट, इसी का है, इसी पोएम का है, जो पोएम आपकी आंट जेनिफर टाइगर से, जो लास्ट पोएम है नंबर 6 पर है, पर वो 5 पर मानिए क्योंकि रोड साइड स्टैंड ली नहीं गई है। द massive weight of uncle's wedding band, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब भी जानना है कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब चाचा जी की शादी का जो बंधन है वह बहुत ही भारी प्रतीत होता है आंटी को, जो आंट है। मतलब एक ऐसा मतलब रिश्ता कायम हो जाता है कि फिर जीवन चाह जैसा गुजरे, चाहे दर्द में चाहे तकलीफ में, वह शादी का बंधन बहुत भारी साबित होता है। तो यहाँ पर अंकल जी के साथ, चूंकि अंकल जी हमेशा उनको डांटते रहते हैं, किसी न किसी तरह से टॉर्चर करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, तो फिर भी उनके साथ वो रहती हैं। तो चूंकि उन्होंने पर्दे बनाए थे और पर्दों में चीतों को उकेरा था, चीते उनसे कढ़ाई की थी उन्होंने, इसके बारे में ये पोएम है। तो यहाँ पर क्या है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो चाचा जी की शादी का जो बंधन है, अर्थात जिसपे चाची बंधी हुई है, वह उनको बहुत भारी प्रतीत होता था। फिलहाल यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वेडिंग बैंड कैन नॉट बी, वेडिंग बैंड, पहली बात तो यहां पर हम देखेंगे वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज एज मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन, ये वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस, जो वेडिंग बैंड है वो किस चीज का प्रतीक है, मैसिवेट। मैसिवेट क्या है, एक भार है उनके मस्तिष्क पर, उनकी जिंदगी पर भार है, बोझ है। और बोझ क्या है, मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज। और मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज का मतलब होता है मानसिक चोट या प्रहार या आघात या जख्म, ये ट्रामा मान होता है। तो मेंटल ट्रामा ऑफ मैरिज, शादी की जो एक मानसिक चोट है, शादी का एक जो मानसिक जख्म है, उसी को सिंबलाइज करता है वेडिंग बैंड। क्योंकि मैसिवेट का मतलब भी वही है, एक भारी बोझ लगता है वो बंधन उनको, जो उनके हाथ में बंधा हुआ है। तो यहाँ पर मेंटल ट्रॉमा का मतलब ऑफ मैरिज का मतलब शादी का एक मानसिक आघात, यानी वो शादी जो हुई है और उसका जो एक प्रारूप है, जो एक उसका प्रतीक है, जो एक उसका सबूत है, वो उनके हाथ में बंधा हुआ वो धागा। या अब ये मानकर चलिए कि अब चलता है मंगलसूत्र वगैरह जो स्त्रियां पहनती हैं, तो वो उस शादी या विवाहिता होने का वही प्रमाण होता है। इसी तरह उनके हाथ में भी कोई एक शादी का बंधन बंधा हुआ है, जो उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है और मानसिक रूप से चोट पहुंचाता रहता है, दर्द, एक पीड़ा सा महसूस कराता रहता है, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत सुखमय नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस एज मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा यहाँ पर जो पोएटिक इफेक्ट है वो आपका है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्यों है, हाइपरबोल इसलिए क्योंकि शादी का जो बंधन है वह इतना मैसिव माने भारी, यानी बहुत भारी, वेट माने वजन, बहुत भारी वजन। तो देखिए कोई भी शादी का बंधन है या धागा है, वह इतना भारी नहीं होता है कि मैसिव वेट कहा जाए।
लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है भारी भरकम वजन, तो इसका मतलब यहां पर हाइपरबोल है। मैसिव बैंड कैन नॉट बी एज हैवी एज मैसिव वेट, यानी वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड जो शादी का बंधन है, कैन नॉट बी एज हैवी एज मैसिव वेट। ठीक, तो ये जो ये वेडिंग बैंड है वो इतना भारी नहीं हो सकता जितना कोई भारी भरकम वजन हो पहाड़ जैसा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहा उसको यही गया है, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर आ गया है, इसलिए इसमें हाइपरबोल। ये सब देख लीजिए ध्यान से, कहीं इन्हीं में ना कोई लिखा हो। फिलहाल तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसे लिखा हुआ है सेम शेप, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सम शेप्स यानी शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर, यहाँ पर डार्क स्पिरिट्स, या ये आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी में ये कहा गया है कि जो कुछ सुंदर वस्तुएं होती हैं, यह सुंदर वस्तुओं से रचना, सुंदर तरीके से रचना की गई जो वस्तुएं होती हैं वो हमारे जीवन से पाल ऑफ डार्क स्पिरिट्स, या यहाँ पर लिखा हुआ है पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, माने हमारी काली आत्माओं से वो पर्दा हटा देती हैं, अर्थात हमारे जीवन में जो अंधकार होता है वो मिटा देती हैं, जो सुंदर वस्तु होती हैं। तो अगर इस पूरी लाइन का हम सेंस बनाना चाहें तो यहाँ पर लिखना होता है कि सम objects of beauty bestowed on us by nature, या फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं some beautiful things remove the darkness of our life। मतलब चाहे आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए चाहे ये एक्सप्लेन कर, वो कभी कह देगा कि एक्सप्लेन द फ्रेज सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो जब हम इसका सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स अगर ऐसे करके कहता है तो उसका अगर पूरी लाइन के एक्सप्लेन करना है, या कभी कभी हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन, ऐसे अगर हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि ब्यूटी ऑफ सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता के कुछ आकार। और सुंदरता का कुछ आकार क्या है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स यानी सुंदर वस्तुएं। यानी सुंदरता का कुछ आकार का मतलब हम कहाँ देखते हैं, सुंदरता का प्रारूप या उसका ढांचा कहाँ देखते हैं, सुंदर वस्तुओं में देखते हैं ना, जो कि नेचर में मौजूद है, प्रकृति में जो मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा, मतलब सुंदरता की कुछ वस्तुएं बेस्टोड ऑन अस, बेस्टो माने होता है भर देना या प्रदान करना, हमको प्रदान की जाती हैं या हमारे अंदर सुंदरता को भर देती हैं या हमारे अंदर भर जाती हैं। अर्थात क्या है कि सम ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव द डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ, यानी कुछ सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन से अंधकार को मिटा देती हैं। तो वो पूरी लाइन का हो गया रिमूव द पाल ऑफ आवर पाल फ्रॉम द डार्क, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो वो उसी ही का पूरा मतलब है, चाहे आप ये कर दीजिए और चाहे ये कर दीजिए, इन दोनों में कोई अंतर है नहीं। क्योंकि ये थोड़ा सा इजी था इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। अगर बेस्टोड आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं लिटरेरी डिवाइस पर, यानी इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है। पोएटिक डिवाइस वैसे तो मेटाफॉर है, लेकिन आपको मेटाफॉर नहीं लिखना है। जब किसी कंसोनेंट को रिपीट किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, एलिट्रेशन होता है।
एलिट्रेशन, ठीक है ना। तो ये एलिट्रेशन आपका माना जाएगा, और एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में यही होता है कि अगर हम वहां पर देखें तो कंसोनेंट को रिपीट करता हुआ अगर आ जाता है, जैसे माई मदर है तो माई आ गया, मदर आ गया, अगर इस तरह भी आता है तो वहां पर आपका एलिट्रेशन ही होता है। तो उस तरह से आप अगर एक नजरिए से देखें कि अगर कंसोनेंट को कोई रिपीट कर रहा है, एक लाइन में कई बार आया है, तो वहां एलिट्रेशन होता है। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी केवल अगर इतने में पूछता है तो सम शेप मतलब पढ़ने से ही उसका एक अलग सा इफेक्ट समझ में आता है। तो इसमें आपको एलिट्रेशन लिखना है। आगे देखते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्माइल एंड स्माइल और एंड स्माइल। ये आया हुआ है माई मदर एट 66 में, बिल्कुल लास्ट में आया है, जब कवयित्री जो होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती हुई सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। यानी कमला दास की बात कर रहे हैं। जो कमला दास पोएटस हैं उनकी बूढ़ी माँ है, पहले तो वो उदास होती है ये सोच करके कि पता नहीं मैं वापस आऊंगी तो मेरी माँ मिलेगी कि नहीं मिले, लेकिन अपनी माँ को खुश करने के लिए, उनका जीवन बढ़ाने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए मुस्कुरा देती हैं, और अंत में वो मुस्कुराती ही रहती है। बात तो ये है यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पर ये पहली पोएम का था, ये आपका जो था ये चौथी पोएम का था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपका पहली पोएम का है, यानी माई मदर एट 66। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस पूछेगा, हालांकि इंटरमीडिएट में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच ही लिए गए, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने वाले का कोई दायरा नहीं होता, जो पूछ देगा उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, उसमें कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई क्लेम नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस, जब पोएम है आपके सिलेबस में तो उसके पोएटिक इफेक्ट भी आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसमें आपका क्या होता है, ये आपको रिपीटेशन लिख सकते हो, रिपीटेशन। रिपीटेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति भई है, रिपीटेशन। इसका दूसरा नाम होता है एनाफोरा। देखो जब कोई वर्ण यानी कंसोनेंट, जब कंसोनेंट रिपीट होता है, रिपीट होता है तो ये आपका होता है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब ये रिपीट होता है, ठीक है। जब वॉवेल रिपीट होता है, वॉवेल रिपीट होता है तो वो होता है एसोनेंस, और जब वर्ड रिपीट होता है, वर्ड, तो ये होता है एनाफोरा, एनाफोरा। तो देखिए कंसोनेंट रिपीट होगा अगर कहीं पर आल, आल, एलॉन, आल ऐसे करके, तो फिर ए आता चला जाएगा, तो वो आपका चला जाएगा उसमें एसोनेंस में। और अगर इस तरह से एस एस करके रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन चला जाएगा। अगर शब्द रिपीट होता है इस तरह से, वर्ड रिपीट हो रहा है, कहाँ, स्माइल स्माइल स्माइल, हालांकि यहाँ एलिट्रेशन भी है, देखो एलिट्रेशन भी है, लेकिन चूंकि जो ज़्यादा मतलब हाईलाइट करता है, जिसका ज़्यादा क्लियर सेंस निकलता है, वो ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एनाफोरा या रिपीटिशन लिखना चाहिए, रिपीटिशन भी उसी को कहते हैं, और यही इसका दूसरा नाम एनाफोरा है, आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मतलब एक नोट्स बनाने के पर्पज से आप इसको देखिए, बल्कि इसको लिखते भी जाइए। फिर आपका क्या हुआ है, यहाँ पर एक पोएम है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, देयर, एक पोएम, पोएम का नाम नहीं बताया मैंने, अभी मैं बता रहा हूं, दिस मैप बिकम्स
देयर विंडो, ये लाइन है और ये लाइन आपको मिलेगी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स। स्लम एरिया में एक प्रारंभिक स्कूल की कक्षा। तो यहाँ पर पोएम नंबर 2 से लिया गया है और पोएम नंबर 2 से दिस मैप, जहाँ बच्चे कमरे में बैठे होते हैं वहाँ शेक्सपियर की भी फोटो लगी हुई है। यहाँ पर बाहरी दुनिया जो दिखाई जाती है, जैसे हम लोग घर में मैप बना होता है कहीं भारत का या पूरी विश्व का, जैसे ग्लोब टाइप का जैसे बना होता है, तो जो मैप और चार्ट्स जो टंगे हुए हैं, ठीक है ना, उनको वो विंडो कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द पन ऑफ द वर्ड विंडो, व्हाट इज द पन ऑफ द वर्ड विंडो। विंडो वर्ड में पन क्या है, पहले पन समझिए। माई मदर एट 66 में एक लाइन आती है, नहीं कीपिंग क्वाइट में, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, आवर आर्म सो मच, ठीक है ना। ये पहले लाइन समझ लीजिए तो पन समझ में आ जाएगा। हालांकि पन की जो हिंदी होती है वो होता है श्लेष अलंकार। यहाँ पर भी पोएटिक इफेक्ट ही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से पूछ रहा है। कहीं कहीं पर ऐसे वर्ड आते हैं जहाँ पर शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ दो होता है, जिसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। एक शब्द और दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ रखने वाले वर्ड को एम्बिगुअस कहते हैं। तो जो एम्बिग्यूटी सेंस होता है वो पूछता है यहाँ पर, उसी को पन कहता है वो। तो ऐसे यहाँ पर पम्स एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमको अपने हाथ बहुत ज़्यादा नहीं हिलाने हैं। तो यहाँ पर कवि ने कीपिंग क्वेट में जो पूछा है, यहाँ पर भी इसका पन पूछा है कि इसका पन क्या है। तो देखिए आर्म्स माने क्या होता है, एक तो होता है बॉडी ऑर्गन्स, मतलब बॉडी अगर ऑर्गन का मतलब होता है हैंड्स एंड लेग्स, ये मतलब हाथ और पैर। वैसे होता है केवल आर्म्स माने क्या होता है, हाथ ही होता है, लेग्स नहीं होता है। तो आर्म्स माने भुजाएं, हमको अपनी भुजाएं नहीं हिलाना चाहिए। और दूसरा आर्म्स का मतलब क्या है, दूसरा आर्म्स का मतलब है आपका यहाँ पर वेपन्स। वेपन्स का मतलब क्या होता है, हथियार। वहाँ दोनों के सेंस अलग है, मतलब हमें हाथापाई नहीं करनी है, लड़नी नहीं है। दूसरा ये है कि हमको हथियार नहीं, कुल मिलाकर के एक ही संदेश है कि हमको आपस में झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल शांत रह करके थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, समझना है कि हम क्या हैं, आपस में क्या है और हमको कैसे रहना है, ये सोचना है। मतलब उसमें पूरे वर्ल्ड के लिए एक शांत रहने का मैसेज है, तभी उस टाइटल नाम है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट में यही मैसेज उसमें थोड़ा सा पूरी तरह से एक बड़ा मैसेज है और मेन मैसेज है कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, शांत रहना और शांत रह करके अपना काम करना है। तो यहाँ पर ये इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो आर्म्स का मतलब आर्म्स हाथ भी है और वेपन्स भी है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आसान था इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि ये भी आपका आसान ही है। तो यहाँ पर विंडोज का मतलब पूछ रहा है, पन पूछ रहा है कि विंडोज के दो सेंस क्या है विंडोज के। तो विंडोज का मतलब होता है पार्ट होल ऑफ अ हाउस, मतलब जो घर का एक पार्ट होल होता है जहाँ से देखने के लिए एक झरोखा टाइप का होता है, उसको विंडोज कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर किस सेंस में लिया है, यहाँ पर किस सेंस में लिया है, यहाँ पर लिया हुआ है विंडोज को मैप्स भी कहा गया है, मैप्स एंड चार्ट्स। मतलब दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप दीवार पर लगे हुए ये इनकी विंडो बन जाते हैं। विंडो बन जाते हैं का मतलब उन्होंने बाहरी दुनिया कभी देखी नहीं, बच्चों ने, स्लम एरिया के बच्चों ने, उनको मालूम ही नहीं है दुनिया बाहर कैसी है और कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो वो मैप्स के जरिए देख रहे हैं, मतलब दीवार में लगी हुई जो मैप्स हैं उनके माध्यम से वो समझते हैं कि ये सारी दुनिया में ये चीज़ें इस तरह की हैं। तो वो दुनिया को देखने का एक माध्यम है, जैसे घर के बाहर देखने का माध्यम खिड़की होती है। तो खिड़की का यानी विंडो का ये पन है कि विंडो मीन्स खिड़की तो है ही,
साथ में विंडोज मीन्स मैप या चार्ट भी है। ये विंडो है, इसलिए यहाँ पर ये आपका पन लिया गया है। पन का मतलब श्लेष होता है, यानी श्लेष अलंकार। फिर देखिए लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इससे मिल जाएगा। फिर एक कीपिंग क्वेट में आया हुआ है फ्रेज। फ्रेज आया है जिसका एक्सप्लेनेशन पूछता है एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मोमेंट, और वैसे इसका मतलब होता है हिंदी में देखें तो अद्भुत पल, अद्भुत पल या फिर क्षण। तो इसको इंग्लिश में इसको एक्सप्लेनेशन मांगता है कि एक्सप्लेन द फ्रेज एग्जॉटिक मोमेंट क्या है। तो यहां पर लिख देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर इसकी जगह पे यूनिक भी लिख सकते हैं, यूनिक। और मोमेंट, यूनिक मोमेंट ऑफ गेटिंग टुगेदर, गेटिंग टुगेदर। मतलब गेटिंग टुगेदर का मतलब होता है क्या? बीइंग कलेक्टेड, बीइंग यूनाइटेड, एक साथ इकट्ठे होने में जो एक एक्सोटिक मोमेंट यहाँ कभी डिस्क्राइब कर रहा है, उसका मतलब होता है जब एक साथ हो गए और सब शांत हो गए। गेटिंग टुगेदर या बीइंग साइलेंट, शांत रह करके जो पल हम देखते हैं उस समय एक पल, तो जिस समय सारी दुनिया शांत हो जाती है तो वो क्षण कैसा होता है? वो अद्भुत होगा, अनोखा होगा, वो एक्सोटिक होगा, अर्थात काफी स्ट्रेंज होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वह मैचलेस मोमेंट होगा। तो ये एक्सोटिक अगर आपको याद रहेगा, एक्सोटिक का मतलब होता है अद्भुत, और अद्भुत का मतलब स्ट्रेंज भी लिख सकते हो, मैचलेस भी लिख सकते हो, यूनिक भी लिख सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी लिख सकते हो। और फॉर बीइंग टुगेदर या फॉर गेटिंग टुगेदर या फॉर बीइंग साइलेंट, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, बीइंग साइलेंट भी लिख सकते हो, गेटिंग टुगेदर भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका एक ये भी हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कीपिंग क्वेट में जो एक इसी पोएम की बात कर रहा हूं, कीपिंग क्वेट की, कीपिंग क्वेट में जो आता है काउंट अप टू 12, जो काउंट अप टू 12 आता है, तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय 12। यहां पर 12 का क्या मतलब है? 12 माने हम जानते हैं 12, और 12 लिख देने पर आपका मतलब नहीं होगा। जो काउंट अप टू 12 कहता है तो 12 का सेंस क्या है? 12 ही क्यों कहता है? काउंट अप टू 3 क्यों नहीं कहता? काउंट अप टू 4 या 10 या 11 या 9, वो क्यों 12 तक क्यों गिनता है? और 12 तक गिनने के लिए कभी क्यों कहता है? बिकॉज यहां पर लिखेंगे हियर, ये आंसर रहेगा आपका, हियर 12 refers to 12 hours of the day, या और लगाकर लिख सकते हो 12 months of the year। मतलब इन दोनों में दोनों लिख सकते हो, और लगाकर इन दोनों में कोई एक लिख सकते हो, इसलिए कि जो ह्यूमन बींग्स का जो एक टोटल टाइम है, तो पूरा एक वर्ष है जिसमें 12 महीने होते हैं, या फिर जो सारा दिन काम करता है तो उसमें एक दिन में 12 घंटे होते हैं। तो इसलिए वो 12 तक गिनने के लिए कहता है। 12 तक गिनने का मतलब होता है कि आप जरा अपने दिन भर की कार्यशैली पर नजर डालिए, ये जो एक एक पल करके पूरा वर्ष गुजर रहा है, आपकी आयु जो गुजर रही है एक एक साल करके, जरा एक साल की अपनी कार्यशैली पर नजर डालिए कि हम करते क्या हैं। सिर्फ आपस में लड़ ही तो रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को गिराने का प्रयास ही तो कर रहे हैं। यानी इसी वजह से जो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे को हराना, एक दूसरे को पराजित करना, एक दूसरे को नीचे झुकाना, एक दूसरे को बर्बाद करना, जो इस कॉन्सेप्ट में, इस सेंस में जो हम एक दूसरे को गिराने की और मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम अपने इस जीवन में कर रहे हैं। कौन सा जीवन? जिसमें दिन में 12 घंटे समझो और चाहे साल में 12 महीने समझो, क्योंकि ये जो समय की गिनती है वो 1 से 12 तक
समाप्त हो जाती है, 12 उसका एंडिंग पॉइंट है और फिर 1 से शुरू होता है। इसी तरह से साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने एंडिंग होता है और इसके बाद फिर 1 से शुरू होता है। तो इस तरह से वो काउंट अप टू 12 करने के लिए कहता है। तो हियर 12 रिफर्स, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हियर 12 रिफर्स टू 12 आवर्स ऑफ द डे और 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आता है और मालूम हो तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सरल है। अब देखते हैं, देखिए कि एक क्वेश्चन आया है एलिमेंट्री स्कूल वाले में, इसमें चूंकि बहुत टफ पोएम है वो, और उसमें बहुत सारे फ्रेजेस और वो हैं, इसलिए ज़्यादातर मैंने लिए हैं वहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज, आपने देखा लिखा होता है रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है जड़ विहीन पौधे, या जड़ विहीन जलीय पौधे, या वनस्पति, या खरपतवार। कुल मिलाकर वो पौधे जिनकी जड़ नहीं है, कुल मिलाकर वो बच्चे जिनका आधार नहीं है, कुल मिलाकर के वो बच्चे, वो मतलब एक संतानें जिनका कोई संरक्षक नहीं है। अर्थात वहाँ पर कोई भी अथॉरिटी, सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, ये जितने भी हैं, पुलिसमैन, कोई लीडर, वहाँ पर उनकी देख रेख करने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी कंडीशन देखने के लिए जाता ही नहीं है। जब कोई उनका संरक्षक नहीं है, कोई उनका आधार नहीं है, तो उनको कहा गया रूटलेस वीड्स। और रूटलेस वीड्स को हमको यहाँ पर कहना है कि द चिल्ड्रेन ऑफ द, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम एरिया आर, क्या है वो, आर इनसिक्योर्ड है, इसके बाद इल फेड है, और इसके बाद आर वेस्टर्स, मतलब इनसिक्योर्ड, असुरक्षित हैं और कुपोषित हैं, अर्थात उनके लिए कोई भी संतुलित आहार नहीं है और बर्बाद करने वाले हैं। अर्थात चूंकि वो खुद बर्बाद है, इसलिए उनसे बनेगा कुछ नहीं, सिवाय बर्बाद होगा। मतलब वो, जैसे मान लीजिए कोई योग हो गया, कुशल हो गया, ट्रेंड हो गया, क्वालिफाइड हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, कोई भी काम करेगा तो बनेगा। लेकिन वो, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे वो कोई काम बनाए या अपना जीवन बनाए, सिर्फ अपने जीवन को क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। तो वेस्टर्स हैं वो, इलफेड है, कुपोषित है। तो यहां पर रूटलेस बीड्स का मतलब होता है दे हैव नो बेस इन देयर लाइव्स। चाहे तो आप सिंपल वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं, उनके जीवन में उनका कोई आधार नहीं है। सो दे आर कॉल्ड रूटलेस वीड्स। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, वरना आप ये लिख सकते, असुरक्षित हैं क्योंकि रूटलेस वीड्स हैं। और जो जड़ विहीन पौधा होगा वो कैसा है, असुरक्षित हुए, कभी कहीं को भी कोई भी उसको उखाड़ सकता है, एक झटके में उठा ले तो उखड़ जाएगा, जड़ें नहीं उसमें। और इलफेड है क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है। रूटलेस जलीय पौधे कैसे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, उनमें सिर्फ पानी भरा होता है, इसलिए वो है तो बड़े स्किनी है, हंग्री है, बहुत थीन है, दुबले पतले है। तो इलफेड है, चूंकि इलफेड है इसीलिए वैसे हैं, यानी कुपोषित है। और वेस्टर्स मतलब बेकार है, वो किसी काम लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसे भी। तो अगर बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करना तो ये नोट करिए, वरना ऐसे बना के लिख सकते हो। फिर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है अब संभवतः मैं एक आध और बचे हैं उनको मैं खत्म कर देता हूं। ये बहुत बढ़िया है, हिस्ट्री इसी पोएम का है ये, हिस्ट्री देयर्स हुज
लैंग्वेज इज द सन। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए है तो बहुत, पर सब एक ही वीडियो में नहीं बन सकते हैं। हो सकता मैं आपको आगे कल दे दूं। हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान है। इतिहास उन्हीं का होता है, मतलब हु हैव अथॉरिटी, हु हैव कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिनके अंदर अधिकार होता है, हु हैव पावर, जिनमें ताकत होती है, इतिहास वही बनाते हैं। तो इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान है, शाइनिंग, ब्राइटनिंग, मतलब वो इतिहास बनाते हैं जो कुछ कर सकते। उनमें पावर नहीं है, यानी उन बच्चों में, स्लम्स एरिया के बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनमें अथॉरिटी नहीं है, अर्थात उनके एक भी अधिकार भी नहीं है। कॉन्फिडेंस जीरो है, और कॉन्फिडेंस हो तो कैसे हो, जब उन्हें कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ जानते नहीं, बेसहारा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने अंतिम लाइन में ये कहा है कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यह है, अगर हम इस फ्रेज का मतलब देखें, फ्रेज मीन्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये लिखेंगे कि इसका मतलब ये है दैट इट मीन्स दैट, means that this word only listen, only listen to those who have, those who have authority, power and confidence to stand among the people। इतिहास ये बनाते हैं, इतिहास उन्हीं का होता है, क्योंकि उन बच्चों के पास कुछ नहीं है, मतलब जिनके अधिकार होते हैं, जिनमें ताकत होती है और जिनमें कॉन्फिडेंस होता है। किस बात के लिए? लोगों के बीच में अपना स्थायित्व जमाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लोगों के बीच में खड़ा होने का जिनका अधिकार प्राप्त है, जिनमें ताकत है और जिनमें आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इतिहास वही बनाते हैं। और इन तीनों में उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इस लाइन का ये एक्सप्लेनेशन है। अब अगर इसमें पूछता है पोएटिक डिवाइस, इसमें पोएटिक डिवाइस भी पूछ सकता है, तो पोएटिक डिवाइस बिल्कुल क्लियर है। क्लियर ये है कि हुज लैंग्वेज, यहाँ से पूछेगा हुज लैंग्वेज इज द सन, तो यहाँ पर आपका मेटाफोर है। वो कैसे? जिनकी भाषा सूर्य के समान है, यानी उपमा की जा रही है, लेकिन उपमा करने वाले शब्द नहीं है। तो जब उपमा की जाती है और उपमा करने वाले शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मेटाफोर बन जाता है, यानी रूपक बन जाते हैं। जिनकी भाषा को सूर्य का रूप दिया जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है? रूपक हो जाएगा, ये मेटाफोर है। हुज लैंग्वेज इज द सन, ये मेटाफोर हो गया। अब लगभग मैं तुम्हें सारा सब कुछ बता चुका हूँ। एक और बता देता हूँ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, पोएम का नाम ये है। और माइटी डेड कभी कभी ऐसा करके पूछ देता है। माइटी डेड जो आया हो उसमें, माइटी डेड वही ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, उन्हीं को माइटी डेड कहा गया। तो माइटी डेड्स को एक्सप्लेन करना होता है, पूछ देता है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पावरफुल, यानी लिखेंगे माइटी डेड मीन्स पावरफुल, ग्रांड एंड glorious persons of the past, ये है आपका। तो माइटी डेड का मतलब है, माइटी डेड मीन्स लिखा हुआ है
माइटी डेड मीन्स पावरफुल यानी शक्तिशाली, और ग्रांड मतलब शानदार, एंड ग्लोरियस माने वैभवशाली। तो शक्तिशाली, शानदार और वैभवशाली व्यक्ति कौन से? अतीत काल के, पुराने समय के, अर्थात जो गुजर चुके हैं। जो गुजर चुके हैं उन्हीं को माइटी डेड कहा गया है, मतलब शक्तिशाली मृत व्यक्ति। तो शक्तिशाली का मतलब क्या है? मतलब उनमें ये नहीं कि उनमें बहुत अपार, बिल्कुल बहुत बड़ा भीम जैसी ताकत हो, ऐसा नहीं था। उनका माइट क्या था? उनका पावर क्या था? उनके पावर थे ब्यूटीफुल क्रिएशंस, यानी सुंदर जो रचनाएं थी, जो उनकी रचनाएं पढ़ी जाती थी, कहीं स्टोरी, कहीं ऐसे, कहीं कोई कुछ भी, मतलब मोरल या कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों के माध्यम से वे अमर हो गए, और आज उन्हें शक्तिशाली और शानदार और वैभवशाली व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो माइटी डेड का एक्सप्लेनेशन किए। तो इस तरह से देखिए आज का जो काफ़ी विवरण है वह लगभग ख़त्म हो चुका, और इसमें जितना भी मैंने मटेरियल लिया था, ठीक है ना, वो मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है, और इसमें कुछ बचा नहीं, दोनों तरफ केवल इतना है। और काफ़ी वीडियो लंबा भी हो गया है, तो चूँकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। आप तो सोच रहे होंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाए, लेकिन एक दिन में कवर नहीं होगा। अगले दिन आपको, अगर आप कमेंट करके बता देंगे कि नहीं सर इसी तरह का और करा दीजिए, तो कमेंट आएगा तब तो मैं आगे ये वीडियो डालूंगा, वरना मैं सेक्शन सी बना दूंगा। और अगर ये कहेंगे कि नहीं ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, सेक्शन सी तो मान लो हो ही जाएगा, तो कमेंट अगर आएंगे बच्चों के कि सेक्शन सी चाहिए या पोएट्री चाहिए, जो चाहिए कमेंट करके बता दीजिए, वही आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप समझते हो कि ये पॉइंट हमको ज़्यादा आवश्यक है। तो फिर वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट शेयर करिए, और प्लीज़ जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बात मैंने पहले नहीं बताई, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आपका पढ़ने में समझने में मन लगा, लास्ट में ये काम मेरा आपको करना ही करना है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।